आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। हम आज उसी को पढ़ाने वाले हैं और एक बेहतरीन ढंग से बताएंगे। चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं जैसे पीटी। पीटी मतलब होता है पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट में पीटी बोलते हैं उसको। तो पीरियोडिक टेबल में जो है आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है आज तक जो है अभी तक जो है मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। तो सबसे पहले आज हम पीरियोडिक टेबल नहीं बताएंगे, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की कुछ बातें बताएंगे। जो पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 118 एलिमेंट है। ठीक है, तो 118 एलिमेंट है। तो 118 एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट में मेटल जो है कितना है और नॉन मेटल कितना है और मेटेलॉइड कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसे मेटल है, तो मेटल जो है 91 है। मेटल यानी हिंदी में धातु बोलते हैं। और नॉन मेटल जो है 20 है। 20 है नॉन मेटल यानी अधातु। और 7 है मेटेलॉइड। इसको मेटेलॉइड हिंदी में बोलते हैं उपधातु। तो मतलब पीरियोडिक टेबल में टोटल जो 118 एलिमेंट है, तो उसमें से अब बात उठता है कि धातु कितना है। तो धातु जो है 91 है और अधातु जो है 20 है और उपधातु जो है 7 है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले नंबर धातु का कुछ गुण होता है। अब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो हम देखेंगे बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। बेसिस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण के आधार पर। हिंदी में बोलेंगे भौतिक गुण के आधार पर। तो सबसे पहले नंबर धातु के क्या क्या गुण होता है इसके भौतिक गुण के आधार पर। ठीक है, तो जैसे मेटल है, ठीक है, मेटल यानी हिंदी में बोलेंगे धातु। धातु जो होता है, धातु में चमक पाई जाती है। धातु में चमक पाई जाती है, लेकिन धातु में जैसे कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री जो है तो अपवाद का ही दूसरा नाम है। केमिस्ट्री कहे तो केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन आता है। तो केमिस्ट्री को अगर हम बोल रहे हैं कि धातु में चमक पाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अधातु में चमक नहीं पाया जाता। कुछ कुछ ऐसा अधातु है जैसे कि हीरा है। हीरा जो है धातु नहीं है, एक अधातु है, फिर भी उसमें चमक पाया जाता है। तो मतलब इसमें हम बता रहे हैं धातु में जो होता है चमक पाई जाती है, धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में तन्यता पाई जाती है। तन्यता कहे तो मतलब धातु में तन्यता पाई जाती है। तन्यता कहने का मतलब उसको हम खींच करके एक लंबा तार के रूप में उसको बदल सकते हैं। जैसे कि सोना को मान लिया सबसे ज्यादा तन्यता पाई जाती है, तो सोना में पाई जाती है। नोट पॉइंट करके लिख लेना है, कहीं पे नोट पॉइंट करके। सोना जो होता है, सोना में सबसे अधिक तन्यता पाई जाती है। तन्यता का मतलब हम समझा दो कि तन्यता का मतलब होता है जैसे एक तार के रूप में ढाल सकते हैं, मतलब खींच करके लंबा कर सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता सोना में
पाया जाता है। सोना में लगभग एक ग्राम सोना से, ऐसे तो बोला जाता है 2 किलोमीटर, लेकिन 1 ग्राम सोना से लगभग 3 किलोमीटर, मतलब लगभग माना जाता है कि 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। मतलब उसमें इतना तन्यता पाई जाती है। मतलब 1 ग्राम सोना लेगा ना, 1 ग्राम सोना, तो 1 ग्राम सोना से लगभग 3 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। मतलब इसमें खींच सकते हैं लगभग 3 किलोमीटर। और 1 ग्राम, अगर 1 ग्राम हम चांदी लेंगे तो 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर तार हम खींच सकते हैं। 1 ग्राम चांदी से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। मतलब इतना तन्यता पाई जाती है। तो अगर कोई सवाल पूछे और सवाल आता है कि सबसे अधिक तन्यता किसमें पाई जाती है, तो सबसे अधिक तन्यता जो पाई जाती है वो सोना में पाई जाती है। अब यहाँ पे मतलब मिटा देते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना और है। धातु जो होती है, धातु आघात वर्धत्या होता है। मतलब आघात वर्धत्या मतलब होता क्या है, उसको मतलब चादर के रूप में ढाल सकते हैं। मतलब पीट पीट करके उसको चौड़ा करके मतलब चादर के रूप में ढाल सकते हैं। जो धातु होती है, धातु अधिकांश धातु जो होती है कठोर होती है। बात समझ में आई? मतलब धातु जो होती है कठोर होती है, लेकिन अब धातु जो होती है कठोर होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे धातु है जिसको हम चाहेंगे तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो चाकू से जो काट सकते हैं, तो चाकू से काटे जाने वाले जो धातु है उसको हम सोडियम बोलते हैं। और सोडियम पहला है, उसके बाद दूसरा है पोटेशियम। मतलब सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। मतलब नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेना है। मतलब सोडियम और पोटेशियम मतलब काफी अधिक सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। हमने बताया कि सोडियम, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है चाकू से काटा जा सकता है, इसका मतलब ये मुलायम है। लेकिन अधिकांश जो धातु होता है वो कठोर होता है। धातु की क्या होता है, धातु ऊष्मा और विद्युत का जो होता है सुचालक होता है। धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, धातु जो होता है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन उसमें से लेड और पारा जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है। नोट पॉइंट करके लिख लेना है। नोट पॉइंट करके क्या लिखना है, पारा यानी Hg, ऊष्मा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, उसका पारा हम बता रहे हैं। पारा और लेड, लेड हम उसको पीवी सिंबल होता है। पारा और तथा लेड ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक। ठीक है।
तो अब धातु के गुण हम बता दिए कि धातु में क्या क्या होता है। तो धातु में चमक पाई जाती है, धातु में तन्यता, तन्यता का मतलब हम बोले कि मतलब उसका तार के रूप में मतलब खींचा जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। धातु जो होता है उसमें आघात वर्धकता होता है, इसमें ये जो होता है कठोर होता है। आघात वर्धकता का मतलब हम सब समझाए हैं कि उसको जो होता है उस पर चोट चोट के द्वारा चादर का रूप में ढाला जा सकता है। उसके बाद बताएं कि ऊष्मा और विद्युत का जो होता है सुचालक होता है। लेकिन जो पारा होता है और लेड जो होता है, पारा और लेड ऊष्मा का कुचालक। धातु जो होता है, धातु में अनुनाद होता है। अनुनाद का मतलब क्या होता है, जिससे आवाज उत्पन्न करता है, किसी भी सतह से मतलब टकराता है तो उसमें जो होता है आवाज उत्पन्न होता है। इसलिए जो होता है ट्रेडिशनल जो बाज होता था, परंपरागत जो घड़ी होता था, उसमें लोहे का उपयोग किया जाता था। धातु में अनुनाद उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब 1 गुण 2 गुण 3 4 5 एक 6 गुण बता दिए धातु में। इसके अलावा बहुत सारा गुण होता है धातु में। ये जो है भौतिक गुण के आधार पे बताए हैं। उसके बाद क्या होता है इसके केमिकल के आधार पे क्या क्या होता है धातु में। अब नोट पॉइंट करके लिख लेना है। जैसे सीजियम जो होता है और गैलियम, अगर वो जो होता है जैसे कमरा का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और 25 डिग्री मतलब कमरा के टेम्परेचर पर जो होता है मतलब द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो होता है धातु जो होता है वो होता है पारा। लेकिन अगर हम हमारा जो किसी भी इंसान का जो होता है टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए अगर हथेली पर सीजियम और गैलियम को रखा जाए तो वो आसानी से पिघल जाता है। नोट पॉइंट करके लिखना है। सीजियम और गैलियम हथेली के तापमान पर भी आसानी से पिघल जाता है। मतलब सीजियम और गैलियम जो है उसको हथेली पर रखेंगे तो वो आसानी से पिघल जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर जो होता है कमरे के तापमान पर जो होता है वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु जो है वो है पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा। यहाँ तक बात तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट ये सब जो होता है सवाल जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कॉमन हर बच्चा जानता है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु वो पारा है। और सीजियम और गैलियम जो होता है हथेली के मतलब हथेली के टेम्परेचर हथेली के तापमान पर भी आसानी से पिघल जाता है। हम बताएंगे केमिकल गुण के आधार पे। रासायनिक गुण के आधार पे। अब रासायनिक गुण के आधार पे धातु और अधातु के बारे में बताते हैं।
धातु जो होता है, धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब धातु के बाह्यतम कक्षा में जो होता है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और यही रीजन है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं बल्कि ग्रहण नहीं बल्कि त्याग करता है। जिस भी एलिमेंट के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो ये जो होता है धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। धातु में जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सबसे पहले ये बता देते हैं, अगर धातु जो होता है जैसे कि कोई धातु है, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो पहला 2, दूसरा 8 और तीसरा 1। तो ये जो होता है ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंसी शेल। मतलब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, यानी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये धातु है। और इसके बाह्यतम कक्षा को छोड़ करके जितना भी अंदर जो रहता है उसको हम कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो होता है अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये सोडियम प्लस का निर्माण करेगा। और सोडियम जो होता है त्यागेगा मतलब किसी और को देगा। जैसे इसके पास है +1 तो ये मान लीजिए क्लोरीन को देगा, मतलब जिसको जरूरत हो उसको देगा, तो सोडियम प्लस हो जाएगा। मतलब ये जो होता है धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है, मतलब इसके चार्ज जो है पॉजिटिव है। मतलब विद्युत धनात्मक इस कारण से बनता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। धातु वैद्युत धनात्मक होती है। धातु जो होती है वैद्युत धनात्मक होती है। वैद्युत धनात्मक। धातु में जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसी का मतलब वही हुआ जैसे 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यानी 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण नहीं करता बल्कि त्याग करता है। और त्याग करता है निगेटिव चीज दे करके वो खुद के अपने आप में पॉजिटिव बन जाता है। मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हिंदी में बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु जो होता है, अधिकांश धातु जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, बात समझ में आई। धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, ऑक्सीजन से RXN मतलब रिएक्शन, शॉर्ट में लिखते हैं धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है।
जैसे कि मान लिया जाए सोडियम यहाँ है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम है, तो ये जो होगा धातु जो होगा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। हम कुछ नोट पॉइंट यहाँ पे जब पहुंचे हैं तो यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट करके कुछ बात बताएंगे। जैसे कि धातु ऑक्साइड जो होती है वो क्षारीय अवस्था, क्षारीय होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय का एक मतलब उसका जो पीएच होता है 7 से अधिक होती है। कुछ नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिखाते हैं। नोट पॉइंट, धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। बात यहाँ पे उठता है कि बहुत सारे जो होता है धातु जो होता है खतरनाक होता है, जैसे कुछ आदमी में भी खतरनाक होता है। तो धातु में क्या होता है, जैसे कि कुछ कुछ धातु वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो खुद में मतलब जलने उलने स्टार्ट कर देगा। जैसे कि सोडियम है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है खुले में इसको नहीं रखा जाता है। आखिर सवाल उठता है काहे नहीं सोडियम और पोटेशियम को खुले में रखा जाता है, इसको ससुरा किरोसिन तेल में रखा जाता है। आखिर क्यों किरोसिन तेल में रखा जाता है, अगर खुला में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और जलने स्टार्ट हो जाता है, ये सब भड़ाम भड़ूम होने चालू कर देता है। तो ये मतलब सोडियम जो होता है काफी अधिक अभिक्रियाशील होने के वजह से अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो जल जाएगा, इसलिए इसको जो होता है सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है, तो जवाब जो होगा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन में डालकर रखा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? सबसे पहले हम बताएं धातु के बायतम कक्षा में जो होती है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होती है, और धातु के बायतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही मतलब जिसके जिसके बायतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और इलेक्ट्रॉन के त्याग करके खुद में पॉजिटिव हो जाती है। तो धातु विद्युत धनात्मक होती है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। धातु जो होती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, धातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करती है, और धातु ऑक्साइड जो होती है क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। क्षारीय उसको कहते हैं जिसका पीएच जो होता है 7 से अधिक होती है। तो धातु हम लिख दिए हैं कि धातु क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। और जो होता है बहुत सारे जैसे धातु होता है अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जल उड़ जाता है, तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को जो होता है यही कारण काफी अधिक अभिक्रियाशील होने के वजह से सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट बताया, उसके बाद और कुछ पॉइंट है कि धातु एसिड से रिएक्शन करेगा, आपको जगह नहीं है, हम इसको मिटा करके आगे बताते हैं।
धातु जो होता है वो एसिड से रिएक्शन करके, एसिड का है तो एसिड उसको कहते हैं जिसका पीएच जो होता है 7 से कम होता है। जब एसिड बेस एंड साल्ट बताएंगे तो सारा डिटेल हम कर देंगे। मतलब धातु जो होता है, धातु एसिड यानी हिंदी में बोलेंगे अम्ल, अम्ल के साथ रिएक्शन अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती है, लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है यानी बाहर फेंकती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सोडियम लिखे हैं और ये रिएक्शन कर लेगा HCl से, तो ये बना देगा NaCl और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर मुक्त करेगा। ठीक है, अगर चाहेंगे तो बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए यहाँ पे पोटेशियम है और रिएक्शन कर ले H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से, तो पोटेशियम सल्फेट यानी लवण, ये जो होता है लवण होता है और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर करेगा। मतलब ये जो है इसमें से ये NaCl और K2SO4, यहाँ पे K2SO4 हो जाएगा, तो K2SO4 ये दोनों के दोनों लवण हैं। ये जो होता है जल से भी रिएक्शन धातु करता है और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। धातु किससे भी रिएक्शन कर जाता है, पानी से भी, यानी जल से भी रिएक्शन कर जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई धातु है सोडियम और प्लस पानी है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा और ये हाइड्रोजन गैस को भी बाहर करेगा। बात समझ में आई? मतलब धातु जो होती है किससे रिएक्शन करेगी, तो जल से, और जल से रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है यानी बाहर फेंक देती है। धातु जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। मतलब इतना बात समझ में आई? मतलब सबसे पहले नंबर लिखाएंगे कि धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके, धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके लवण और लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को बाहर करती है। जैसे कि सोडियम है, एक धातु है, लवण ये जो है ये एसिड है और एसिड से रिएक्शन करके NaCl यानी लवण का निर्माण कर दिया, लवण, और ये हाइड्रोजन गैस को बाहर कर दिया। और ये जो होता है धातु जो होता है जल के साथ, धातु जो होता है जल के साथ रिएक्शन करके धातु हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण करती है। कुछ कुछ जैसे धातु है जैसे कि लेड है, ये जल के साथ रिएक्शन ही नहीं करती है। तो मतलब केमिस्ट्री जो है अपवाद ही होता है, बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री में अपवाद है।
अब बताते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम सोडियम जो होता है, इसको सबसे पहला नंबर, ये ग्रुप नंबर कितना में पाया जाता है। हम जब पीरियड, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ग्रुप, पीरियड और इसका वैलेंसी किस आधार पे हम निकालते हैं, ये सब बता देंगे। जब पीरियोडिक टेबल हम बताएंगे तो उसमें हम आसानी तरीके से बताएंगे, तो हम गर्दा छुड़ा के पीटी एकदम आसान लगे आपको जब हम आपको समझाएंगे तब। इसका जो होता है लाइटिन, जो नाम होता है लाइटिन में, सोडियम का जो लाइटिन नाम होता है, सबसे पहले नंबर इसके बारे में बताते हैं, नाइट्रियम बोलते हैं। बहुत सारे जैसे कि एलिमेंट जो होता है उसका जो होता है लाइटिन शब्द से ही बना है। जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम जो है ये भी लाइटिन शब्द से ही बना है। पोटेशियम अगर हम लिखते हैं के, लेकिन पोटेशियम बोलते हैं, लेकिन ये जो लाइटिन शब्द कैलियम से बना है पोटेशियम। तो ठीक उसी प्रकार से हम सोडियम के बारे में बता रहे हैं अभी। तो सोडियम जो होता है Na, इसलिए हम इसको Na लिखते हैं सोडियम को, क्योंकि इसका लाइटिन नाम जो होता है नाइट्रियम होता है। इसका जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, एस एटॉमिक, एन फॉर नंबर, एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। ये ग्रुप नंबर कितना में होता है, तो सोडियम ग्रुप नंबर 1 में होता है, ग्रुप नंबर 1। और ग्रुप नंबर 1 में होने की वजह से इसका वैलेंसी जो होता है, इसका वैलेंसी, सोडियम का वैलेंसी +1 होता है। सोडियम का वैलेंसी +1 होता है। सोडियम जो होता है कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, तो सोडियम जो ब्लॉक में पाया जाता है तो एस ब्लॉक में पाया जाता है। हम समझाएंगे किसको एस ब्लॉक में रखेंगे, किसको पी ब्लॉक में, किसको डी ब्लॉक में, किसको एफ ब्लॉक में। लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट में हम यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम पता है कि आपको एस ब्लॉक में रखते हैं। ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक में रखते हैं। लेकिन हम अभी शॉर्ट में बता देते हैं, जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो हम इसका डिटेल करेंगे। और 3 से लेकर के 12 तक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और यहाँ पे 13 से लेकर के 18, 13 से लेकर के 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक। और एक नीचे पीरियोडिक टेबल इस तरीके से रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से थोड़ा सा ये ऊपर रहता है, इस तरीके से। तो जो नीचे भी रहता है इसमें जो रहता है लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज, तो इसको हम लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज को एफ ब्लॉक में रखते हैं, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इसको हम एफ ब्लॉक में रखते हैं। आगे हम डिटेल करेंगे जब लैंथेनाइड सीरीज और एक्टेनाइड सीरीज जब बताएंगे उस टाइम। तो ये अभी तो शॉर्ट में हम बता दिए। तो वही जो होता है ग्रुप नंबर 1 में होता है, तो ग्रुप नंबर 1 में है, तो ग्रुप नंबर 1 में रहने के वजह से हम इसको एस ब्लॉक में रखते हैं। फिलहाल इसका जरूरत हमको नहीं था, लेकिन अभी हमको बताना पड़ा ताकि इसको समझाने के लिए। सोडियम का जो उपयोग किया जाता है, सोडियम लैंप में किया जाता है इसका उपयोग, इसका यूज जो किया जाता है सोडियम लैंप में। ठीक है, सोडियम जो होता है इससे पहले भी बताए हैं, और अभी भी यहाँ पे सोडियम के बारे में जब हमको पढ़ाना पड़ रहा है तो हम इसके बारे में क्यों ना डिटेल से फिर यहाँ पे भी बता दें।
तो सोडियम को हम वहाँ पे बताए थे कि सोडियम जो होता है काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होने के वजह से इसे हम केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं। मतलब सोडियम जो होता है काफ़ी अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे केरोसिन में डालकर रखा जाता है। मतलब यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो हम केरोसिन में डालकर रखते हैं, ठीक है। आगे नहीं लिखने, समझ जाना है कि काफी केरोसिन मतलब सोडियम जो होता है काफी अधिक क्रियाशील होने के ही वजह से इसको केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। और इस सोडियम जो होता है काफी अधिक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसको चाकू से भी काट सकते हैं। मतलब चाकू से चाक सबर उड़ा सकते हैं इसको, मतलब कट कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात समझ में आई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सोडियम के कुछ कुछ कंपाउंड होता है, उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सब आता ही है। उसके कंपाउंड से भी पूछ देगा कि टेबल साल्ट या सोडियम क्लोराइड किसको हम बोलते हैं, वो सब सवाल आता है। तो आगे हम इसकी सोडियम से रिलेटेड बातें हम आगे बताते हैं। अब इसके बाद हम कंपाउंड ऑफ सोडियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब तक यही तक, जय हिंद। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम। इसके पहले हम बता चुके हैं धातु के जो होता है भौतिक के गुण के आधार पे या रासायनिक गुण के आधार पे, इसके पहले क्लास में हम बता चुके हैं। अब बताते हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम। कंपाउंड ऑफ सोडियम यानी सोडियम के यौगिक। तो सोडियम के यौगिक में जो होता है, सबसे पहले हम बताते हैं NaCl। इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक हम बोलते हैं, साधारण नमक। इसी को हम साधारण नमक बोलते हैं। और इसी को हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं। इसी को टेबल साल्ट भी बोलते हैं। टेबल साल्ट इसी को बोलते हैं। ब्लैक है मतलब NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। इसको साधारण नमक, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो NaCl। इसी को NaCl को ही टेबल साल्ट बोलते हैं। दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है कपड़ा धोने वाला साबुन के रूप में। मतलब जैसे साबुन बनाने में बहुत सारा, जैसे ग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है, रेजिन का उपयोग किया जाता है, एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो उसमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज किया जाता है साबुन बनाने में। कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में। तीसरा हम बोलते हैं जैसे होता है Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसी का हम बोलते हैं राख का सूत्र है, राख। एस यानी राख। कहीं कहीं पे लिखा रहता है धोवन सोडा का सूत्र, और कहीं कहीं एग्जाम में भी पूछा रहता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट नहीं, बल्कि इसका जो होता है बासिंग सोडा का जो सूत्र होता है, आगे बताएंगे इसके बाद। Na2CO3 10H2O।
इसको हम बासिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन ये जो है इसमें 10 को जोड़ देते हैं जल के अणु, तब बनता है बासिंग सोडा। हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा या कपड़ा धोने वाला सोडा। पांचवा नंबर, बेकिंग पाउडर सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, इसी का नाम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का यूज जो किया जाता है जैसे कि पेंट के दाग छुड़ाने के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी का पेंट का दाग लग गया तो उसमें जो होता है इसका यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर का। पेंट का दाग हटाने में बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर जैसे कि इसका खाने खाने वाला सोडा का यूज जो किया जाता है फलोपी बनाने के लिए, मतलब पूड़ी वगैरह ढोकला वगैरह बनाने में उसको फुलाने के रूप में किया जाता है, इसी का बेकिंग पाउडर का ही यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए पूड़ी बना करके उसको बहुत फुलाना है तो उसमें जो होता है बेकिंग पाउडर का ही यूज किया जाता है। पेंट का दाग हटाने के लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ये बता रहे हैं कंपाउंड ऑफ सोडियम, सोडियम के यौगिक के बारे में। छठा हो गया ग्लोबर साल्ट, इसको बोलते हैं Na2SO4 10H2O, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं ग्लोबर साल्ट। ग्लोबर साल्ट यानी ग्लोबर हिंदी में बोलेंगे ग्लोबर लवण, इसको ग्लोबर साल्ट हम बोलते हैं। एक होता है सुहागा या बोरेक्स, सोडियम का ही यौगिक है। सुहागा या बोरेक्स का सूत्र जो होता है Na2B4O7 10H2O, इसको हम बोलते हैं बोरेक्स, बोरेक्स या सुहागा। एक होता है हाइपो, हाइपो बोलते हैं उसको, सोडियम थायोसल्फेट, इसका यूज क्या आगे बताते हैं। Na2H2O3 5H2O, इसको हम बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इसी का नाम है हाइपो, हाइपो इसी को बोलते हैं हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट का यूज जो किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर किया जाता है। फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट का भी यूज किया जाता है। तो उसमें से इस सोडियम थायोसल्फेट का भी मतलब सोडियम थायोसल्फेट का यूज किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर। फोटोग्राफी प्लेट पर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मतलब कंपाउंड ऑफ सोडियम, इसमें इसी अर्थ से क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सोडियम क्लोराइड का क्या सूत्र है, बेकिंग पाउडर का क्या सूत्र है, धावन सोडा का क्या सूत्र है, राख का क्या सूत्र है, बोरेक्स का क्या सूत्र है, सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र जिसको हाइपो बोलते हैं उसका सूत्र क्या है। 7 को बताएं कि 8 को बताएं, जितना भी बताए उसके बाद जितना भी नंबर होगा लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद एक चिली साल्ट पीटर NaNO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट।
सोडियम नाइट्रेट, इसको हम चिली साल्ट पीटर बोलते हैं। बोला जाता है निम्नलिखित में से चिली साल्ट पीटर का सूत्र है। चिली साल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट का ही सूत्र है। ये सब क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से चिली साल्ट पीटर का सूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर का सूत्र, ये सब भर भर के क्वेश्चन आता है इसी से। मतलब अब सोडियम से जितना बात बताना था हम सोडियम के बारे में हम बता चुके हैं। अब सोडियम के बाद हमको बताना है पोटेशियम के बारे में, जो जैसे ग्रुप में ही आता है, जो जो ग्रुप में आ रहा है उसके बारे में हम बताएंगे। फिर आगे फिर लास्ट में एक डिटेल से समरी के रूप में हम बताएंगे, जैसे कि लिथियम के बारे में भी बताएंगे, सबसे हल्की धातु है, सारा डिटेल बताएंगे कि बैटरी में यूज किया जाता है लिथियम का, ये सारा बात आगे फिर लास्ट में एक समरी के तौर पे बताएंगे। जो जो मैन है उसको पहले हम बता रहे हैं। जैसे पोटेशियम, पहला धातु सोडियम के बारे में बता दिए हैं, अब पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है इसका लैटिन नेम जिस तरह से सोडियम का लैटिन नेम था, सबका लैटिन नेम नहीं रहता है, तो उसी प्रकार से पोटेशियम का जो लैटिन नाम है उसको हम कैलियम बोलते हैं। कैलियम, इसलिए इसका सिंबल पोटेशियम का सिंबल के लिखते हैं। ये जो होता है ग्रुप नंबर 1 में होता है। और ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 में है तो ब्लॉक एस, इसका वैलेंसी, वैलेंसी हिंदी में बोले तो संयोजकता, +1। हम जिस तरह से हम बताए थे इसके पहले वीडियो में कि जो ग्रुप, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 को हम एस ब्लॉक में रखते हैं, मतलब एस ब्लॉक में आता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, और 3 से लेकर के 12 तक ग्रुप नंबर आता है डी में, और 13 से लेकर के 18 तक आता है पी में, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आता है एफ में। तो ठीक उसी प्रकार से जो होता है ग्रुप नंबर 1 को जो बोला जाता है अल्कली मेटल बोला जाता है, तो हम पोटेशियम को अल्कली मेटल बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं यानी बोलेंगे ही। तो जब हम पीटी बताएंगे तो इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे, अल्कली मेटल क्यों बोला जाता है। तो मतलब हम पोटेशियम को अल्कली मेटल, हम ग्रुप नंबर 1 में है इसलिए हम अल्कली मेटल बोलते हैं इसको। अल्कली मेटल का है तो हिंदी में क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। जिस तरह से सोडियम काफी अधिक अभिक्रियाशील होता था उसी प्रकार से पोटेशियम भी काफी अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको भी हम केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं। और सोडियम जो होता है, जैसे सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, इसको भी चाकू से हम काट सकते हैं आसानी तरीके से, मतलब इसको भी चाकू से काट सकते हैं। तो पोटेशियम से रिलेटेड इतना ही बात था। उसके बाद हम इसका भी कंपाउंड, जिस तरह से सोडियम के कंपाउंड बताएं उसी तरह से हम पोटेशियम का भी कंपाउंड बताते हैं। कंपाउंड ऑफ सोडियम,
यानी सॉरी सॉरी पोटेशियम। पोटेशियम के यौगिक। तो सबसे पहले पोटेशियम के यौगिक के बारे में जैसे हम बताते हैं, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं रेड मेडिसिन यानी लाल दवा। रेड मेडिसिन, लाल दवा। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो यूज किया जाता है जल को विसंक्रमित करने के लिए, मतलब संक्रमण से दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जल को विसंक्रमित करने में। अब दूसरा बताते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका यूज कहाँ किया जाता है? पोटेशियम, इसको पोटेशियम पर मैग्नेट बोलते हैं, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है ये नहाने वाला साबुन बनाने के रूप में, जैसे कि कपड़ा धोने वाला साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और नहाने वाला साबुन बनाने में सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम से रिलेटेड एक सूत्र होता है जो कि मतलब सबसे हार्ड, मतलब स्टूडेंट से आधी नहीं होता है, जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम। फिटकिरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। ये स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे टफ फॉर्मूला होता था पोटास एलम फिटकिरी का, जो किसी भी बच्चा से, हमसे भी याद नहीं होता था, और ना ही नहीं मतलब आधी नहीं हुआ था हमसे फिटकिरी का फॉर्मूला, लेकिन कैसे कैसे करके फिर तो याद कर ही लिए हैं। मतलब ये जो कठिनाई होता है सबके साथ आता है कि फिटकिरी का फॉर्मूला ससुरा सब फॉर्मूला आधी हो जाता है, लेकिन पोटासियम फिटकिरी का फॉर्मूला आधी नहीं होता है स्कूल लाइफ में, और किसी किसी से तो जिंदगी भर आधी ही नहीं होता है। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि फिटकिरी का जो फॉर्मूला होता है सबसे हार्ड होता है, लेकिन हम आपको हार्ड होने नहीं देंगे। हम बता रहे हैं जैसे फिटकिरी होता है, तो फिटकिरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2। सबसे पहले मिटा देते हैं, उसका तो अच्छा समझाते हैं। फिटकिरी, या इसी को हम पोटास एलम बोलते हैं। लाइफ का, जिंदगी का सबसे टफ फॉर्मूला जो होता है इसी का फिटकिरी का ही फॉर्मूला होता है, जो कि जल्दी किसी से याद नहीं होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। इतना बड़ा फॉर्मूला होता है फिटकिरी का, मतलब K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। अगर कोई पूछे पोटेशियम मतलब फिटकिरी पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, फिटकिरी का फॉर्मूला होता है, तो K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस 24H2O। 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 मतलब इस तरह से 3-4 मत रखना याद हो जाएगा। अब जो ग्रुप नंबर में जो इम्पोर्टेंट था मेटल, उसके बारे में बताएं। आप ग्रुप नंबर 2 वाले जो मतलब ग्रुप नंबर आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक हम पीरियोडिक टेबल नहीं बताएंगे, हमको सिर्फ समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सारे को नहीं समझ में आएगा।
जब तक हम पीरियोडिक टेबल नहीं बता दें। तो हम बताते हैं मैग्नीशियम के बारे में, ग्रुप नंबर 2 में आता है। किसी किसी को पता होगा, जब पीरियोडिक टेबल बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तब। ऐसे तो कहीं कहीं मतलब मैग्नीशियम, उसमें पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है, हम नहीं बताए होंगे, आपको याद है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 12। ट्रिक बताएंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बापराज या बहुत तरह से ट्रिक हम बना सकते हैं जब एटॉमिक पीरियोडिक टेबल बताएंगे तब। कहे से ग्रुप नंबर 14, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान, ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो ये सब वो अगला ट्रिक जब बताएंगे तब पीटी पढ़ाएंगे तब एकदम गर्दा छोड़ा हम ट्रिक बताएंगे। ग्रुप नंबर ये आता है ग्रुप नंबर 2 में ब्लॉक जो होता है एस ब्लॉक में, इसका वैलेंसी जो होता है, अगर ग्रुप नंबर 2 में है तो वैलेंसी +2। हम बताएंगे जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे, सारा बात क्लियर हो जाएगा वहां पे भी। तो अगर अभी नहीं समझ में आता है ये सब तो याद करना कोई जरूरी नहीं है। ब्लॉक वैलेंसी, वैलेंसी तो आधे का आना है, लेकिन ग्रुप और ब्लॉक नहीं पता है तो कोई टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम जो होता है, इसको जो होता है पेड़ पौधा, जैसे कि मान लीजिए बहुत गर्मी करता है तो बहुत सारा पेड़ पौधा जो होता है सूख जाता है, तो आखिर सवाल उठता है काहे को सूख जाता है। तो इसमें जो होता है मैग्नीशियम बहुत सारा पेड़ पौधा में कमी होने के कारण वो गर्मी के दिन में सूख जाता है। लेकिन जिस जिस पेड़ पौधा में मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा रहता है वो पेड़ पौधा कभी भी जल्दी गर्मी के दिन में कितना हो गर्मी करता है तो नहीं सूखता है। तो मतलब पेड़ पौधा का एक मतलब ये मैग्नीशियम जो होता है कूलिंग इफेक्ट का काम करता है, कूलिंग इफेक्ट पेड़ पौधा में। तो पता है कि पेड़ पौधा मतलब क्यों सूख जाता है, मतलब गर्मी के दिन में क्यों सूख जाता है, मतलब मैग्नीशियम की मात्रा कम होने की वजह से। और जिस जिस पेड़ पौधा में मैग्नीशियम की मात्रा कम होगा वो सूखना चालू कर देगा। तो ये जो होता है कूलिंग, मैग्नीशियम जो होता है वो सुखाने से बचा देता है, मतलब कूलिंग इफेक्ट का काम करता है। कूलिंग इफेक्ट के रूप में। जिस तरह से हम सोडियम और पोटेशियम के कंपाउंड बताए थे, ठीक उसी प्रकार से मैग्नीशियम के कंपाउंड बताते हैं। मैग्नीशियम के जो कंपाउंड होता है, मान लीजिए पहला नंबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका जो होता है लगभग इसका टेम्परेचर 2000 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसका उपयोग जो किया जाता है ईंट भट्टी में। कहाँ? ईंट भट्टी में 2000 से 3 मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके इसका उपयोग जो किया जाता है ईंट भट्टी में, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना पे गर्म करके इसका यूज किया जाएगा। ईंट भट्टी में एक होता है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O, इसको हम बोलते हैं एप्सम साल्ट। ग्लोवर साल्ट बता चुके हैं, इसको हम एप्सम साल्ट बोलते हैं।
एप्सम लवण, हिंदी में एप्सम लवण। तो एप्सम साल्ट इसको बोलते हैं। एक होता है सोरेल सीमेंट, सोरेल सीमेंट का भी मैग्नीशियम का ही यौगिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, XH2O। ये सब फॉर्मूला जो हम बता रहे हैं खास खास ही मतलब जल्दी आपको मतलब पढ़े हुए मतलब 10th क्लास में हुए तो पढ़ने को मतलब महीने के बराबर नहीं मिला होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और XH2O, इसको हम बोलते हैं सोरेल सीमेंट। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आगे बताते हैं। एक सबसे इसी का मैग्नीशियम का ही यौगिक सबसे इम्पोर्टेंट यौगिक है जो हर एग्जाम में पूछ देता है, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एसएससी, कुछ भी मतलब वो जो होता है कॉमन होता है। जैसे इसका ही यौगिक वो हर एग्जाम में पूछ ही देता है, चाहे 10th का काहे ना एग्जाम हो उसमें भी पूछ देता है ये फॉर्मूला। इसको mg मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशिया का दूध। इसी को हम एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड। सबसे पहले नंबर हम इसको पता है, इसको हम जो इनो रहता है, इनो 6 सेकंड में समस्या दूर, तो वही 6 सेकंड में जो इनो जो होता है इनो, इनो इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। इनो जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो में जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और सवाल उठता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी खा लेते हैं ज़्यादा तो अनपच टाइप के हो जाता है, या तो कहीं बारात उरात गए तो मतलब पूड़ी वगैरह खा लिए हैं तो कभी कभी मतलब आता धुआं ढके, मतलब ढकार मतलब अलग तरीके से आता है, मतलब लगता है जैसे एसिडिटी टाइप के, मतलब जलन होता है, जलन पेट में। तो कभी कभी ढकार भी वैसा ही आता है, धुआं ढकार। तो उसमें जो होता है यूनो का जो होता है इनो का यूज किया जाता है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो जैसे कि पेट जो होता है, पेट में जैसे ये जो होता है पेट होता है, ये जो होता है पेट का भी 3 स्ट्रक्चर होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। तो इस जैसे हम बताएं पेट का जो होता है 3 हिस्सा होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। तो ये जो कार्डियक में जो होता है HCl होता है। तो मान लीजिए कभी कभी बारात उरात में गए हैं तो खा लिए हैं पूड़ी वूड़ी वगैरह, मतलब कोच कोच के। तो जैसे इस समय बारातियर में ज्यादा मतलब खा लेता है इंसान, तो धुआं डकार आता है। तो धुआं डकार आता है तो मतलब एसिड, जिसको बोलते हैं एसिडिटी, एसिडिटी। तो उसमें जो होता है इनो, इनो का यूज किया जाता है, इनो का। तो इनो में जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो जैसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिए हैं, तो इसमें जो होता है ये क्षार होता है, एक क्षार प्रवृत्ति का होता है, ये क्षार होता है मतलब बेस होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे जाएगा पेट में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और रिएक्शन कर देगा HCl से, तो इस तुरंत फटाक सबर का करेगा, लवण और जल का निर्माण कर देगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और जल मतलब तुरंत, इसलिए 6 सेकंड में समस्या दूर हो जाता है। तो इसलिए इनो का यूज किया जाता है कहाँ पे, एंटा एसिड मतलब पेट में अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। एक क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, मतलब तो फिर हम इनो पीते हैं तो 2-3 गो ढकार मारता है ऊपर से, उसका फिर अपने आप फिर ठीक होता है। तो वही मतलब 6 सेकंड में तुरते के तुरते वही प्रचार उचार देता है कि 6 सेकंड में समस्या दूर। तो इस कारण से मतलब इसे तुरते तुरते फटाक फटाक मतलब रिएक्शन करके दूर कर देता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को हम बोलते हैं इसको हम एंटा एसिड बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो पारती अम्ल,
एकरा हिंदी में भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोला जाता है। ये जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका पीएच ये बीपीएससी में भी पूछा गया है। इसका पीएच जो होता है 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू 10.5 होता है। तो मतलब यहाँ तक हम समझा दिए कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एंटा एसिड के रूप में किया जाता है काम। ये जो होता है इनो होता है, क्षार प्रवृत्ति का होता है, पीएच 10.5 होता है। इसको डाइजिन टैबलेट भी हम बोलते हैं, डाइजिन टैबलेट। मतलब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेस्ट ऑफ लक और आगे की क्लास। आप सभी को जय हिंद। आज हम कल इसके पहले हम मेटल एंड नॉन मेटल बताए थे और उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, और आज हम उसके आगे जाएंगे, ठीक है। कल हम बताए थे सोडियम के बारे में, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये सब के बारे में हम बता चुके थे कल। सोडियम के बारे में बता दिए थे, पोटेशियम के बारे में बता दिए थे, और उसके बाद मैग्नीशियम के बारे में बता चुके थे। इसका जो यौगिक होता है, इसका जो कंपाउंड होता है, उसके बारे में भी हम कल बात कर चुके थे। बाकी धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पे और रासायनिक गुण के आधार पे सारा अंतर भी बता चुके हैं। आज हम कैल्शियम के बारे में बताएंगे। कैल्शियम, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर जो होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो होता है 20 होता है। ये कैल्शियम जो होता है ब्लॉक जो होता है एस ब्लॉक में पाया जाता है, और ग्रुप जो इसका सबसे पहले नंबर ग्रुप से ही ब्लॉक का पता चलेगा। तो ये जो कैल्शियम है ग्रुप नंबर 2 में। अगर अभी जब धातु और अधातु बता रहे हैं तो ग्रुप और पीरियड अगर आपको पता नहीं तो इसकी टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उसमें हम डिटेल से बता देंगे। तो ये ग्रुप नंबर 2 में होता है। तो ग्रुप नंबर 2 में रहने के वजह से हम बताए थे कल कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम बोलते हैं एस ब्लॉक, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक के हम बोलते हैं पी ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 तक के बोलते हैं डी ब्लॉक, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। इसका वैलेंसी जो होता है, इसका वैलेंसी +2 होता है। कैल्शियम का वैलेंसी जो होता है +2 होता है। ये जो ब्लॉक जो होता है, ये ब्लॉक, तो ग्रुप नंबर 1 में यहाँ से हमको पकड़ना है। ग्रुप नंबर 1 सबसे पहले नंबर, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप हम यहाँ पे बता देते हैं। ग्रुप 1 और 2 जो होता है, ये ग्रुप को बोलते हैं एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। इसलिए जो ग्रुप नंबर 2 में रहने के कारण हम इसको एस ब्लॉक हम बोलेंगे, ब्लॉक एस। ग्रुप नंबर 1 को हम बोलते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप यहाँ पे बता देते हैं शॉर्ट में। जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो उस टाइम डिटेल से हम बताएंगे। ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, अल्कली अल्कली मेटल यानी हिंदी बोलेंगे क्षारीय धातु। और ग्रुप नंबर 2 को जो बोलते हैं अल्कली अर्थ, अल्कली अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं। तो ये ग्रुप नंबर 2 में रहने की वजह से हम कैल्शियम को अल्कली अर्थ मेटल हम बोलेंगे। अल्कली अर्थ मेटल, हिंदी में बोले तो क्षारीय मृदा धातु। कैल्शियम जो होता है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहला नंबर हम बोलते हैं कैल्शियम जो होता है, जैसे कि बाल में भी कैल्शियम पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है। तो जैसे कि हेयर बाल में भी पाया जाता है, नेल में भी, नाखून में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है, हड्डी में भी पाया जाता है,
तो मतलब बाल, हेयर, बाल में भी पाया जाता है, नाखून में भी पाया जाता है, ब्लड में भी पाया जाता है, बोन में भी पाया जाता है, कैल्शियम इस सब में पाया जाता है। उसके बाद हम कंपाउंड ऑफ कैल्शियम के बारे में बताएंगे, इसका मतलब कैल्शियम से कौन कौन सा यौगिक बनता है। कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, हिंदी में बोले तो कैल्शियम के यौगिक। पहला नंबर हम कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। इसी को मतलब क्विक लाइम, लाइम इसी को हम क्विक लाइम बोलते हैं, यानी बिन बिन बुझा हुआ चूना या भाखरा चूना, इसी को हम बोलते हैं, इसी का नाम है बिन बुझा चूना या भाखरा चूना। मतलब इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, और इसी को बिन बुझा चूना बोलते हैं या भाखरा चूना बोलते हैं। जब और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा चूना, बुझा हुआ चूना। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको हम बोलते हैं संगमरमर, इसी को हम बोलते हैं संगमरमर, संगमरमर, इसी को हम बोलते हैं मार्बल, इसी को हम बोलते हैं चौ। मोती का भी सूत्र यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मोती का भी फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद हम बताते हैं जिप्सम। जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से जिप्सम का सूत्र है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसको हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम का जो यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी एसिड रेन हो जाता है, तो जब एसिड रेन किस कारण से होता है, जब टॉपिक आएगा तो हम बताएंगे, एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में आएगा तब हम बताएंगे। तो जैसे कि जिप्सम मतलब इसका उपयोग मिट्टी में जैसे कि होता है, जब एसिड रेन होता है तो एसिड रेन में जैसे एसिड की मात्रा रहता है, तो मिट्टी में जब आता है तो एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, तो मिट्टी जो होता है अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाता है। तो उस अम्लीय प्रवृत्ति को जब न्यूट्रल लाने के लिए उसमें मिट्टी में क्या किया जाता है, जिप्सम को डाला जाता है। मतलब कि मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो हम बता दिए कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम बोलते हैं, इसी को हम बिन बुझा चूना बोलते हैं, इसी को भाखड़ा चूना बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लाइड लाइम या बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको हम संगमरमर भी बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं, बहुत सारा इसका नाम है। इसको मोती भी इसी को हम बोलते हैं, मोती का पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मोती का फॉर्मूला है। जिप्सम जो होता है कैल्शियम सल्फेट फिर 2H2O लगा देते हैं, तो इसको हम जिप्सम बोलते हैं।
इस जिप्सम का जो उपयोग किया जाता है मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए। यहाँ तक तो बात समझ में आ ही गई होगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में इसको पीओपी बोलते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज कहाँ किया जाता है, तो हड्डी को टूटता है तो उसमें जो पट्टी जो होती है उजला उजला रहता है, उसी में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। यूज कहाँ इसका किया जाता है, तो टूटी हुई जो हड्डी होता है उसी को जोड़ने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, मतलब पीओपी का उपयोग जो किया जाता है इसमें टूटी हुई हड्डी में किया जाता है। उसके बाद इसका इसी का यूज जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज किया जाता है मूर्ति के साँचा बनाने में। मूर्ति के दूसरा यूज इसमें किया जाता है मूर्ति के साँचा बनाने में, मतलब इसका आकार ढालने के लिए इसका जिप्सम सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है मूर्ति के साँचा के लिए। जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, नोट पॉइंट करके हम लिखवा देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में को जब 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तब पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो जिप्सम को जो होता है इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करने पर पीओपी, पीओपी मतलब शॉर्ट में पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मतलब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से इतना ही बात आपको जानना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका सूत्र जो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज क्या कहाँ किया जाता है, तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए और मूर्ति के साँचा एक आकार देने के लिए, मूर्ति के साँचा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जो होता है, जब हम जिप्सम को 120 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसको कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड का जो उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। फलों को फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में
तो इसके बाद हम बताते हैं कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड जो होता है इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसको हम कैल्शियम साइनाइड बोलते हैं, कैल्शियम साइनाइड। तो इसका जो उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक यानी जर्मिसाइड के रूप में। कीटाणुनाशक के रूप में हम करते हैं। अब बताते हैं पथरी के बारे में। कैल्शियम की ही मात्रा बढ़ जाता है शरीर में और उसका क्या होता है, पथरी कैसे बन जाता है शरीर में। स्टोन यानी पथरी। अब सवाल उठता है जैसे कि हमारे शरीर में अगर बोले तो कैल्शियम कहाँ कहाँ नहीं है। कैल्शियम तो बाल में भी है, कैल्शियम नाखून में भी है, कैल्शियम हड्डी में भी है। हम स्टोन, किडनी स्टोन के बारे में बता रहे थे लेकिन वीडियो कट गया था, तो फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए खेद है, दिक्कत तो है ही, कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। स्टोन यानी पथरी। पथरी के बारे में हम बता रहे थे कि जैसे कि इसमें ब्लड जो होता है, ब्लड क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है किडनी, और पथरी जो होता है किडनी के पास होता है, और एक होता है इस गोल ब्लैडर के पास भी होता है। तो जो किडनी स्टोन जो होता है वहाँ पे ब्लड को छान रहा है ये किडनी, और वहाँ पे जैसे ही जाएगा कैल्शियम, शरीर में कैल्शियम है लेकिन कैल्शियम की जब मात्रा बढ़ेगा तो उस दौरान जब हम खाएंगे ये जिसमें जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और पालक साग में पाया जाता है। और पालक साग ऐसे खाना बहुत मतलब फायदेमंद है, लेकिन जब कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ता है तो उस दौरान में पालक साग नहीं खाना चाहिए। काहे नहीं खाना चाहिए, जैसे कि हम शरीर में है कैल्शियम। रंजीत, कैल्शियम, और इसमें जो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक मान लीजिए शरीर में बढ़ गया कैल्शियम की मात्रा, और बाहर से हम ले रहे हैं, मान लीजिए हम उस चीज को खा रहे हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है जैसे टमाटर खा रहे हैं, पालक साग खा रहे हैं, तो इस सब में डॉक्टर जो होता है अवॉइड करने के लिए कहा था, ये सब नहीं खाने के लिए, उस दौरान नहीं खाने के लिए बोला जाता है जब पथरी हो जाता है, मतलब सॉरी जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाता है, काहे कि पथरी हो जाएगा ये सब का डर होता है। तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट बना लेता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट पथरी, इसी को हम पथरी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पथरी का सूत्र है, तो कैल्शियम ऑक्जिलेट को ही पथरी बोला जाता है। तो ससुरा जब ऐसे होता है तो जैसे कि जब हम बैठते उठते हैं तो यहाँ पे एकदम चुभन गड़ता है, जैसे गड़ेगा, जैसे ही बैठेंगे ऐसे करेंगे ऐसे तो गड़ेगा, मतलब पथरी होगा, तो इस दौरान मतलब गड़े उड़ेगा पेट उठ में। नहीं। तो पथरी के बारे में समझ में आ गया, मतलब किस तरीके से पथरी होता है, तो इस तरीके से ही पथरी होता है।
तो कैल्शियम के बारे में जितना बताना था हम बता दिए। आगे हम एल्युमिनियम के बारे में बता रहे हैं। और एल्युमिनियम जितना भी कैल्शियम से सवाल आएगा यही सब सवाल उठा करके पूछेगा, चाहे कि ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे वगैरह, ये सब में यही सब क्वेश्चन कैल्शियम से अगर पूछेगा तो यही सब आएगा। कैल्शियम बता दिए, अब एल्युमिनियम के बारे में हम बताते हैं। एल्युमिनियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है। और ये ग्रुप जो होता है ग्रुप भी 13 में होता है। हम बताए थे कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को एस ब्लॉक बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 1 से 2 तक के हम एस ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 तक को हम बोलते हैं डी ब्लॉक, और 13 से लेकर के 18 तक को हम बोलते हैं पी ब्लॉक, और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को बोलते हैं एफ ब्लॉक। कल भी हम बता चुके हैं, इसके पहले भी। तो इसमें जो होगा इसको हम कौन ब्लॉक की कौन सा रखेंगे, ग्रुप नंबर 13 में है तो 13 से लेकर के 18 तक को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो ब्लॉक पी, इसका वैलेंसी जो होगा वैलेंसी +3। भूप्रकृति में जो होता है अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो धातु होता है उसको हम एल्युमिनियम बोलते हैं। मतलब एल्युमिनियम भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम है। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, इसी को बोलते हैं, एल्युमिनियम को ही हम बोलते हैं। एल्युमिनियम जो होता है जैसे लोहा में जंग लगता है, लेकिन एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। एल्युमिनियम जो होता है अपने ही ऑक्साइड से संरक्षित रहता है, मतलब इसमें किसी प्रकार के जंग नहीं लगता है। मतलब एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड होता है वो वैधर्मी ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम के ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी या द्विधर्मी, एम्पोथेरिक। इसमें एल्युमिनियम जो होता है Al2O3, एल्युमिनियम के ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगता है, अपने ही मतलब जो होता है नमी रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, अपने ही ऑक्सीजन से ये संरक्षित रहता है, तो ये जंग नहीं लगता है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या करता है, एसिड मतलब अम्ल के साथ एसिड के साथ बेस जैसा गुण दर्शाएगा, और बेस के साथ एसिड के जैसा गुण दर्शाएगा, तो उसी को हम उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। हम बताएं कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु जो है एल्युमिनियम है। एक ट्रिक हम बताते हैं इस पे, जैसे ये तो धातु है, तो भूप्रकृति में कौन कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो एक ट्रिक है OCl एक ट्रिक है OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम। तो अगर पूछा जाए कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन बोलेगा कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपधातु तो सिलिकॉन होगा, लेकिन पूछेगा कि भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, तो वो होगा एल्युमिनियम। ठीक है।
अब बताते हैं ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के अयस्क क्या क्या होता है। इसका हिंदी अयस्क। एल्युमिनियम के अयस्क। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड एग्जाम में पूछा जाता है यही कि निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, आंसर बॉक्साइड। लेकिन इसके अलावा भी है डायस्पोर, कोरंडम, एलुमिना। मतलब पूछा जाए एल्युमिनियम का अयस्क कौन कौन सा है तो बॉक्साइड है, डायस्पोर है, कोरंडम है, एलुमिना है। अब और हो गया उसके बाद एलॉय, मिश्र धातु, एलॉय ऑफ एल्युमिनियम। यानी कि एल्युमिनियम के मिश्र धातु कौन कौन सा है, वो किसको किसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो होता है हम बताते हैं रोल गोल्ड। रोल गोल्ड जो होता है लगता है जैसे सोना के जैसा देखने में, लेकिन सोना हकीकत में वो नहीं होता है। उसमें जो होता है एल्युमिनियम होता है प्लस कॉपर होता है। इसको हम रोल गोल्ड बोलते हैं। गांव और में जो होता है बेचने आता है, मतलब ये सब इसमें पहना जाता है। इसमें जो होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो होता है 5% और कॉपर जो होता है 95%। ये सब आद करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ रोल गोल्ड में क्या क्या रहता है तो कॉपर और एल्युमिनियम। दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है बरसाती कपड़ा जो होता है, जैसे कि वो बरसात से पानी से भींगे से बच्चे के लिए, मतलब वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में, वाटर प्रूफ क्लॉथ बनाने में। ठीक है, उसके बाद आगे हम बताते हैं एक होता है मैगलीन। मैगलीन में क्या होता है, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम, इसको हम बोलते हैं मैगलीन। इसका जो उपयोग किया जाता है हवाई जहाज के बॉडी बनने के लिए। इसको हम मैगलीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेलेमीन। ड्यूरेलेमीन में जो होता है मैग्नीशियम ही होता है और एल्युमिनियम ही होता है। उसके बाद कॉपर होता है और मैग्नीज होता है।
मैग्नीज होता है, इसको हम ड्यूरेलेमीन बोलते हैं, ड्यूरेलेमीन। इसका जो यूज किया जाता है, कुकर जो बनता है, उस कुकर को बनाने के लिए ड्यूरेलेमीन का उपयोग किया जाता है, कुकर बनाने में। और कुकर बनाने में, और हवाई जहाज जो होता है उसका भी शरीर बनाने के लिए ड्यूरेलेमीन का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के शरीर यानी बॉडी बनाने के लिए। तो ये सब बात समझ में आ गई कि जैसे मैग्नीशियम है प्लस एल्युमिनियम, जिसको हम मैगलीन बोलते हैं। मैगलीन का जो उपयोग किया जाता है कहाँ, तो हवाई जहाज के बॉडी बनने के लिए। फिर ड्यूरेलेमीन में क्या होता है, मैग्नीशियम रहता है, एल्युमिनियम रहता है, कॉपर रहता है और मैग्नीज होता है। इसका होता है ड्यूरेलेमीन। ड्यूरेलेमीन इसका उपयोग किया जाता है कुकर बनाने में, कुकर बनाने में। और इसका जो होता है हवाई जहाज के, और हवाई जहाज के शरीर बनाने के लिए। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हम आज बता दिए हैं कैल्शियम के बारे में और एल्युमिनियम के बारे में, और आगे बढ़ते हैं। अयस्क को बता दिए हैं, इसका एलॉय बता दिए हैं। अब बताते हैं आयरन, Fe, आयरन। आयरन का जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है 26 होता है। इसका ग्रुप जो होता है, जैसे एक ट्रिक होता है इस तरह से, आपको अभी हम आपको समझ में नहीं आएगा, हम जब पढ़ाएंगे तब पीरियोडिक टेबल तब समझ में आएगा। शक्तिवान करे मना फिर कौन, मतलब इस तरह से ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक है इस तरह से, बहुत सारा ट्रिक, एक ही नहीं होता इसमें। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारा ट्रिक है, 10 से 15 को ट्रिक है मेरे पास, लेकिन जो मतलब आसानी तरीके से समझाया जा सके। तो जैसे कि इससे पहले दो ग्रुप है, पहला पहला वाला है 1 2, उसके बाद आता है ये 3 4 5 6 7, मतलब ये जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो ये 8वां ग्रुप में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी ग्रुप और ब्लॉक याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ग्रुप पूछे तो ग्रुप जो होगा 8, तो ब्लॉक जो हो जाएगा, ब्लॉक जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ब्लॉक। हम बता चुके थे 1 से 2 तक वो एस ब्लॉक, 13 से 18 पी, और 3 से लेकर के 12 डी। और जो डी ब्लॉक में होता है उसको हम बोलते हैं, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमणीय तत्व। आयरन का जो होता है ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर Fe+2, Fe+3, Fe+4, Fe+6। तब सवाल उठता है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो +2 है तो इसको हम फेरस बोलते हैं, फेरस। इसको हम फेरिक, +3 है इस पर तो फेरिक। इसको +4 है तो परफेरिक, परफेरिट। और +6 है तो फेरिट।
अब इसके आगे हम बताते हैं। एक होता है जैसे हिंदी राष्ट्र, राष्ट्र यानी जंग। तो जंग कैसे लगता है? लोहा में जंग तो लगता है जब लोहा जो होता है ऑक्सीजन मतलब नमी और वायु से रिएक्शन करेगा तब जंग लगेगा। तो जंग जो लगता है लोहा में, जब लोहा में जंग लगता है मतलब पानी नमी का रिएक्शन और वायु हवा का रिएक्शन करके ये जंग लग जाता है। जंग लगने पर लोहा का भार जो होता है बढ़ता है। जो भार होगा वो भार बढ़ेगा और जंग लगे पर हल्का जो होता है लाल भूरा कलर का हो जाता है लोहा। लोहा का जो होता है जंग का जो सूत्र होता है Fe2O3 जंग लगना जो होता है एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको हम समझाएंगे। तो मतलब जंग जो होता है किस किस जंग लगने का मुख्य कारण है, जब लोहा को खुले में जब रख दिया जाता है तो उसमें नमी और वायु से रिएक्शन करके उसमें जो होता है एक भूरा रंग का परत चढ़ जाता है जिसको हम जंग कहते हैं। जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ेगा। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 ऑक्सीडेशन जंग जो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। अब हम बताते हैं जैसे कि लोहा में जंग लगता है तो लोहा को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो गैल्वेनाइजेशन के बारे में हम बताते हैं। गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन। यह सदलेपन क्या होता है? जैसे कि आयरन है, ये लोहा है, ठीक है। ये आयरन है, इसमें जंग लग गया मान लिया जाए, तो इस जंग को जब लोहा में जब जंग लग जाता है आयरन में, तो इस जंग से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है। जिंक का लेप लगा दिया जाता है। जिंक का लेपन, जिंक का लेपन मतलब लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा देना ही यह सदलेपन कहलाता है। लोहा को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जिंक, जिंक यानी जस्ता इसी को बोलते हैं, जिंक का परत चढ़ा देना ही यह सदलेपन कहलाता है। तो यह सदलेपन के बारे में समझ में आ गया होगा कि लोहा को जो होता है जंग से बचाने के लिए इसको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जिंक यानी जस्ता का परत चढ़ाना चाहिए, उसी को हम ये सदलेपन कहते हैं।
तो हम क्या क्या पढ़ा दिए हैं, सोडियम पढ़ा दिए हैं, पोटेशियम पढ़ा दिए हैं, मैग्नीशियम पढ़ा दिए हैं, कैल्शियम पढ़ा दिए, एल्युमिनियम पढ़ा दिए हैं, आयरन पढ़ा दिए हैं। अब पढ़ाते हैं चांदी के बारे में। अब चांदी के बारे में हम पढ़ाते हैं। सिल्वर यानी चांदी। चांदी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47। इसका एटॉमिक नंबर मतलब जो जो हम बता रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर सिर्फ याद रखना। तो 47 से ब्लॉक सिर्फ ग्रुप उतना याद नहीं रखना है तो चलेगा भी। ब्लॉक हम मान लेंगे, इसमें मान क्या लेंगे, ब्लॉक जो होता है हम जब पीरियोडिक टेबल बताएंगे तब फिर उसमें हम डिटेल करेंगे कौन सा ग्रुप में है और कौन सा ब्लॉक में है। तो ब्लॉक हम इसको माने बोलेंगे पी ब्लॉक। सिल्वर जो होता है चांदी एक नोबेल मेटल है। मतलब अकीरिय धातु है, मतलब ज्यादा से रिएक्शन नहीं करता ये। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब अकीरिय धातु के श्रेणी में आता है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक जो होता है, सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है। तो चांदी के एटॉमिक नंबर 47 है, ब्लॉक पी में है, इसको नोबेल मेटल बोलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन आता है उसमें कॉपर भी डाला हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, चांदी है या कॉपर है। तो कॉपर नहीं है बल्कि चांदी है। कहते मार देता है कॉपर, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है। चांदी में जैसे होता है सिल्वर नाइट्रेट, इसको सिल्वर नाइट्रेट क्या हम बोलते हैं, लूनार कास्टिक। लूनार कास्टिक इसी को हम बोलते हैं वोटर्स लिंक। मतलब इसमें जो होता है वोटर्स लिंक जो होता है यहाँ पे, वोटर्स लिंक यहाँ पे ये जो होता है इसको हम आसानी से मिटा सकते हैं इसी से, लूनार कास्टिक से। इसलिए इसको वोटर्स लिंक अमिट स्याही भी बोलते हैं इसको, वोटर्स इंक। तो इसको हम बोलते हैं लूनार कास्टिक या वोटर्स लिंक। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है, इसको पहले लिख देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका उपयोग जो किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर, हम बताए थे इसके पहले सोडियम थायोसल्फेट, तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर, और ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और इसके साथ सिल्वर ब्रोमाइड का भी उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर। फोटोग्राफी प्लेट पर एक होता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का जो उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, आर्टिफिशियल रेन में।
इसका जो उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा में, यानी आर्टिफिशियल, इंग्लिश में बोले तो आर्टिफिशियल रेन। तो इतना समझा दिए कि सिल्वर नाइट्रेट, इसको लूनार कास्टिक बोलते हैं, इसका वोटर्स इंक भी इसी को बोलते हैं। इसमें जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको हम सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट पर। सिल्वर आयोडाइड जो होता है इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। एक होता है सिल्वर सल्फाइड, जैसे क्या होता है, जैसे शहर में जैसे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, शहर में जो होता है टाउन में, टाउन वगैरह में क्या होता है जैसे इंडस्ट्रीज है, कोई इंडस्ट्रीज है, तो इंडस्ट्रीज में जो होता है मतलब कल कारखाना जो होता है, कल कारखाना, तो कल कारखाना में क्या होता है, जैसे सब आप सुने होंगे कि चांदी लिया तो चांदी काला पड़ गया, तो खास करके मतलब गाँव में होता है तो मतलब कुछ उल्टा पुल्टा मिला देता है मेटल, तब होता है। लेकिन शहर में जो होता है मतलब जैसे 2 महीना 4 महीना 5 महीना पे चांदी काला पड़ने लगता है, तो उसका रीजन क्या है, तो जैसे क्या होता है, और शहर में ही समस्या ज्यादा हो जाता है। इससे जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है कल कारखाना से, गैस जब निकलता है तो वायुमंडल में फैलता है, तो इससे रिएक्शन करके सिल्वर से सिल्वर सल्फाइड का निर्माण कर देता है। इसी को हम बोलते हैं चांदी। तो धीरे धीरे जो होता है चांदी जो पहनता है वो उसका रंग काला पड़ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं चांदी का काला पड़ जाना। तो ये सब जो होता है इस शहर वगैरह में ज्यादा होता है, काहे कि वहाँ पे जो होता है इंडस्ट्रीज होता है, वहाँ पे कल कारखाना होता है, वहाँ पे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और वही चांदी से रिएक्शन करके वो चांदी को काला बना देता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक।